हेलो गाइस, तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है RRK MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सॉल्व पेपर 2019 का। इसका पहला क्वेश्चन है, द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू हियर विच टाइप ऑफ द साउंड ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट है। तो जो स्टेथोस्कोप है उसका बेल वाला पार्ट है, किसके लिए यूज़ करते हैं? लो फ्रिक्वेंसी साउंड है, सेकंड है हेड साउंड है, फोर्थ है लंग साउंड है और फोर्थ होगा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है। तो इसका आंसर है लो फ्रिक्वेंसी साउंड है। तो देखिए जो स्टेथोस्कोप है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो ईयरपीस एक ईयरपीस होता है, ट्यूब्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये बेल वाला पार्ट हो गया, ये डायफ्राम हो गया। तो जो बेल वाला पार्ट है ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देती है इससे, और जो डायफ्राम वाला पार्ट है ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सुनते हैं इससे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बेल वाला पार्ट किस से क्या सुनते हैं? लो फ्रिक्वेंसी साउंड। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर एब्डोमेन इंस्पेक्शन विच टेक्निक वुड द नर्स डू नेक्स्ट? एब्डोमिन असेसमेंट के दौरान अपन सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, तो इंस्पेक्शन के बाद में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? फर्स्ट है परकशन, सेकंड है पैल्पेशन, फोर्थ है ऑस्कल्टेशन, थर्ड है ऑस्कल्टेशन, फोर्थ है व्हेनेवर द पेशेंट एग्री टू। तो देखिए एब्डोमिनल असेसमेंट में क्या करते हैं? फर्स्ट इंस्पेक्शन होता है, सेकंड ऑस्कल्टेशन होता है, उसके बाद में परकशन होता है और एंड में पैल्पेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या है? इंस्पेक्शन, फिर ऑस्कल्टेशन, फिर परकशन, फिर पैल्पेशन, ठीक है, ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, टू असेस द फ्रंटल साइनोसिस द नर्स शुड पैल्पेट। फ्रंटल साइनोसिस को असेस करने के लिए नर्स वो पैल्पेट कहाँ कौन सी साइड पे करेगी? बिलो द चिक बोन, सेकेंड है द फोरहेड, थर्ड है ओवर प्री ऑरिकुलर एरिया और थर्ड है ओवर द टेम्पोरल एरिया। तो देखिए द फोरहेड, जो फ्रंटल साइनोसिस है द फोरहेड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, द फोरहेड। फोर्थ क्वेश्चन है, ए नॉन इन्वेजिव स्टडी ऑफ द आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन यूजिंग ए क्लिप और प्रोब अटैच्ड टू ए सेंसर इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट है PFT, सेकेंड है परसेंटेज एक्सप्रेस टू द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन टू HB, तो टाइडल वॉल्यूम है, और फोर्थ है वाइटल कैपेसिटी है। तो देखिए नॉन इन्वेजिव स्टडी की बात चल रही है और आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन है, तो इसे किसका पता चलता है? ये परसेंटेज एक्सप्रेस्ड टू द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन टू HB में ऑक्सीजन सेचुरेशन का रेशियो देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर है बी। और ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml देखने को मिलता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल कितनी होती है? 4800 ml, ठीक है, देखने को मिलता है नॉर्मल वैल्यू है वाइटल कैपेसिटी की 4800 ml है। और वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड क्या क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, तीन चीज, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वही क्या वाइटल कैपेसिटी हो। टोटल कितनी है? 4800 है। इसके अगला क्वेश्चन है अलावा, व्हाट साइन वुड बी एंटिसिपेटेड व्हेन असेसिंग ए पेशेंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सिरोसिस ऑफ द लीवर सिरोसिस की कंडीशन में सबसे पहले अर्ली स्टेज में कौन सा साइन है वो देखने को मिलता है? फर्स्ट है जॉन्डिस, सेकंड है पेरिफेरल एडिमा, फोर्थ है एसाइटिस, थर्ड है एसाइटिस, फोर्थ है एनोरेक्सिया। तो फर्स्ट अर्ली है लीवर सिरोसिस में एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पेशेंट को भूख लगना कम लगना शुरू हो जाती है। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो देखिए एसाइटिस क्या है? पेरिटोनियल जो कैविटी है उसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन लीवर सिरोसिस में क्यों देखने को मिलता है? देखिए इसके अंदर क्या होता है? एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। जहाँ जहाँ एल्ब्यूमिन लेवल कम होता है वहाँ क्या हो जाता है? एसाइटिस देखने को मिलता है, मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। और जॉन्डिस है, जॉन्डिस क्या होता है? मैंने 2 टाइप्स का देखने को मिलता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है? बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है, ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। एक होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, एक होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर देखने को मिलता है। बच्चा जब जन्मता है उसमें विद इन 24 आवर्स के अंदर ही डेवलप हो जाता है, क्या? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो आफ्टर 24 आवर्स के बाद में डेवलप होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं? जॉन्डिस के अंदर जो विद इन 24 आवर्स हुआ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ, ये हमेशा किसी डिजीज कंडीशन के कारण देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है उनके अंदर ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। और जो फिजियोलॉजिकल है वो नॉर्मल जॉन्डिस है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है? ज़्यादातर बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो देखने को मिलता है एट बर्थ के टाइम, ठीक है। आफ्टर
24 आवर्स के बाद में। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसके अंदर क्या होता है, मदर को यही बोला जाता है कि बच्चे को मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है बस, उसी से ही क्या हो जाता है, बिलीरुबिन का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को मतलब क्या बोलते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, उसमें धूप में बिठाने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, ये वाला देखने होता है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन लेवल कम हो जाता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसके अंदर क्या होता है, फोटोथेरेपी वगैरह है, ठीक है, फोटोथेरेपी भी दी जाती है और मेडिसिन वगैरह ये दी जाती है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में। और जो फोटो ऐसे भी पूछा जाता है कि जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में कौन क्या यूज़ करते हैं, तो फोटोथेरेपी, ठीक है, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा है पेरिफेरल ओडिमा में क्या हो जाता है, पेरिफेरल एरिया में क्या होता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट में क्या होता है, ओडिमा, पेरिफेरल ओडिमा भी देखने को मिलता है पेशेंट में, ठीक है। एसाइटिस तो देखने को मिलता ही है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। एनोरेक्सिया हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं लीवर सिरोसिस में देखने को मिलता है। लीवर सिरोसिस का मेन कारण क्या होता है, तो एल्कोहलिज्म की वजह से होता है, ठीक है। मेन जो लीवर सिरोसिस का कारण है वो क्या है, एल्कोहलिज्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट विथ कार्डियक हिस्ट्री इज टेकिंग द डायूरेसिस लेसिक्स एंड इज सीन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर मसल्स वीकनेस है। एक पेशेंट है जिसकी कार्डियक हिस्ट्री है, उनकी वो डायूरेटिक लेसिक्स उसको चल रही है, ठीक है, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, उसको मसल्स वीकनेस हो रही है। विच लेब वैल्यू यू असेस कर, सबसे पहले जब मसल्स वीकनेस है और डायूरेटिक लेसिक्स की हिस्ट्री है तो अपन सबसे पहले क्या मतलब वो करेंगे, कौन सी वैल्यू है वो चेक करेंगे। तो इसमें क्या सीरम एल्ब्यूमिन है, सीरम सोडियम है, सीरम पोटेशियम है या फिर हिमेटोक्रिट है। तो सबसे पहले सीरम पोटेशियम लेवल देखते हैं, ठीक है। मसल्स वीकनेस के लिए सीरम पोटेशियम लेवल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू। और सीरम एल्ब्यूमिन कितना होता है, 3.5 to 5.5 ये देखने को मिलता है पर DL, ये सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन हमेशा किसके लिए होता है, ऑनकोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, एल्ब्यूमिन हमेशा ऑनकोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीरम सोडियम कितना होता है, सीरम सोडियम का लेवल कितना होता है, सीरम सोडियम है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है। एक होता है हिमेटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू भी बहुत बार पूछा जाता है, स्टेट लेवल के एग्जाम है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी वैल्यू। तो हिमेटोक्रिट है, मेल और फीमेल में डिफरेंट देखने को मिलती है। मेल में कितनी होती है, 40 to 51% देखने को मिलती है, जबकि फीमेल में 34 to 48% देखने को मिलती है हिमेटोक्रिट की वैल्यू। फीमेल में 34 to 48% और मेल में 40 to 51%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट फॉर ए न्यूली डायग्नोस्ड विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। MI का जो पेशेंट है उनमें मतलब डाइट कौन सी डाइट देंगे। देखिए MI किन में देखने होते हैं, हार्ट वाले पेशेंट में क्या होता है, हाई सोडियम डाइट ले रहा हो तो उसमें है, ठीक है। BP वगैरह हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन हमेशा हाई सोडियम डाइट लेने की वजह से होता है, ठीक है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है MI के पेशेंट में, इनमें हार्ट वाले पेशेंट में। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, फर्स्ट है लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रॉल है, और सेकंड है क्लियर लिक्विड है, थर्ड है नथिंग बाय माउथ है, या फिर फोर्थ है जनरल एज टॉयलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, लो सोडियम तो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा लेस देन 200 mg/dl से कम होना चाहिए, लेस देन 200 से ही कम होना चाहिए। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 150 से 200, ठीक है। इसके अंदर भी क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल में एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स का कोलेस्ट्रॉल होता है। देखिए एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, हाई डेंसिटी HDL, वो क्या होता है बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बॉडी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसके वर्क होते हैं, ठीक है, इन दोनों के वर्क भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये हमेशा क्या करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो ये क्या करता है, बिलीरुबिन को हमारे ब्लड से लेके बिलीरुबिन को और कहाँ, लीवर में ले जाकर छोड़ता है। मतलब ये इसीलिए गुड है क्योंकि ये ब्लड में बिलीरुबिन वगैरह का इनका लेवल बढ़ने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल लेवल का, ठीक है। और ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये क्या करता है, उसको लीवर से बाहर ब्लड मिलाने का काम करता है। इसीलिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये हानिकारक है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये बॉडी के लिए गुड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 7.1 है, लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देते हैं। अगला क्वेश्चन है,
8 नंबर का, ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट विथ सीवियर फ्लैल चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज में इंक्लूड। फर्स्ट है चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट एट द मिड क्लेविकुलर लाइन है। सेकंड है चेस्ट द प्लेसमेंट एट द एंटीरियर है। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है। या फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, जिसमें सोडियम सेडेशन एंड रेस्ट्रिक्टिव चेस्ट एक्सपेंशन हैंड है। तो इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रीटमेंट, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, फ्लेल चेस्ट एंड द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के लिए पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, फ्लेल चेस्ट में क्या होता है, 2 से 3 रिब्स होते हैं, उनका क्या हो जाता है, फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, वही क्या फ्लेल चेस्ट है। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है, फ्लेल चेस्ट का और रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज का, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स शुड एंटिसिपेट व्हेन विच इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। देखिए किसी पेशेंट में पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो उसके अंदर अपन क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक है। सेकंड है ट्रांसक्यूटानियस पेसिंग है। थर्ड है ट्रांसविनस पेसिंग है। और फोर्थ है इंट्राविनस बोलस ऑफ द लिडोकेन 100 mg है। तो इसका आंसर क्या है, इंट्राविनस देंगे, बोलस देंगे, ऑफ द लिडोकेन 100 mg। तो आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एन इंक्रीज इन द क्रेटिनिन काइनेज MB आइसो एंजाइम CKMB कैन बी कोज्ड बाय। CKMB जो एंजाइम है ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, क्रेटिनिन काइनेज MB को एंजाइम है, ये किस लिए बढ़ता है। फर्स्ट है सेरेब्रल ब्लीडिंग। सेकंड है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। थर्ड है स्केलेटल मसल्स डैमेज ड्यू टू रिसेंट फॉल। और फोर्थ है मायोकार्डियल नेक्रोसिस। तो ये किस चीज़ में, CKMB किस में बढ़ावा देखने को मिलता है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस में ये बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नर्स हाइपोवोलेमिक शॉक है। फर्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक कैन कोज हाइपोवोलेमिक शॉक, कौन सी कंडीशन जो हाइपोवोलेमिक शॉक कोज करती है। फर्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन टू मेडिकेशन, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन टू मेडिकेशन। सेकंड है थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ द फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। थर्ड द स्पेस शिफ्टिंग ऑफ द फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। फोर्थ है सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन। और फोर्थ है प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया। तो देखिए एलर्जिक रिएक्शन है इन मेडिकेशन की वजह से एलर्जिक है तो वो एनाफाइलेटिक होगा, मतलब एलर्जिक कंडीशन होगी तो एनाफाइलेटिक शॉक हो गया। ये फ्लूइड शिफ्ट होने की वजह से हुआ तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। ठीक है, आंसर है बी। सेप्सिस है ये इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। सो ये प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया। प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया किस में देखने को मिलती है, न्यूरोटिक जो शॉक होता है उनमें देखने को मिलता है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन हाइपोवोलेमिक शॉक किसकी वजह से देखना, हाइपोवोलेमिक शॉक देखिए हेमरेजिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक को कोल्ड शॉक भी बोलते हैं, हेमरेजिक शॉक बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है, बॉडी से फ्लूइड वॉल्यूम का लॉस हो जाता है, उसकी वजह से देखने को मिलता है हाइपोवोलेमिक शॉक। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बॉडी कूल हो जाती है, कूल एंड क्लेमी हो जाती है, ये वाली कंडीशन देखना है हाइपोवोलेमिक शॉक में। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। 12th नंबर क्वेश्चन है इंक्रीज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर एंड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगेंस्ट दैट ड्यूरा कैन कोज। मेनिंजियल इरिटेशन है, ओटोरिया है, राइनोरिया है और पेपिलोडिमा है। इसका आंसर है मेनिंजियल इरिटेशन है। एक आंसर है ए, मेनिंजियल इरिटेशन है। 13 क्वेश्चन है ए स्पेस occupying lesion in the left frontal lobe of the brain can cause। फर्स्ट है रिसेप्टिव एफेसिया, सेकंड है एक्सप्रेसिव एफेसिया, थर्ड है सीजर विथ द विजुअल ओरा और फोर्थ है नाइस्टेगमस एंड हाइपरेस्थेसिया। तो इसका आंसर है रिसेप्टिव एफेसिया है।
लीजन की वजह से एक स्पेस है ऑक्यूपाई हो गया इन द फ्रंटल लोब में लीजन हो गया है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है ब्रेन, तो वो क्या है, रिसेप्टिव एफेशिया देखने को मिलता है ब्रेन में लीजन की वजह से। अगला क्वेश्चन है विच प्रॉब्लम कैन डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ टू रैपिड करेक्शन ऑफ द हाइपरनेट्रीमिया। देखिए टू रैपिड करेक्शन ऑफ द हाइपरनेट्रीमिया क्या है, ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ गया है, कितने से ज़्यादा, 145 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा, 145 से ज़्यादा हो गया है, तब ये क्या है, हाइपरनेट्रीमिया है। तो इसके ये क्या मतलब, इसकी वजह से ये रैपिड करेक्शन हो गया, मतलब पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया था और उसको रैपिडली ट्रीटमेंट हो गया है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट है पल्मोनरी एडिमा है, सेकंड है सेरेब्रल एडिमा है, और थर्ड है एरिथमियाज है, और फोर्थ रीनल फेल्यूर है। तो आंसर है पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हाइपरनेट्रीमिया का ट्रीटमेंट अगर रैपिडली हो गया हो, रैपिडली करेक्शन हो गया, तो पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। विच बॉडी सिस्टम मोस्ट कॉमनली इज अफेक्टेड इन पेशेंट विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मोस्टली बॉडी के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो मतलब ज़्यादातर अफेक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, या फिर रीनल सिस्टम है, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है। तो आंसर है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। आंसर है बी, विच बॉडी सिस्टम, कौन सा बॉडी सिस्टम है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है इन पेशेंट विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाले में। जिस पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और उसके अंदर कौन सा बॉडी का सिस्टम है जो मोस्टली अफेक्ट होता है, तो ये है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है इस वाले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाले पेशेंट में। ठीक है, तो गाइज ये सारे क्वेश्चन थे। गाइज वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, और जिनको नीड है तो उनको भी शेयर कर दिया करो, और अपने जो कांटेक्ट में हैं नियर बाई हैं उनको भी सेंड कर दिया करो। ठीक है।